सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, आज क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है चैप्टर 6 उसका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग आज हल करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो आसानी से इसको देखना है आराम से और इसको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारे प्रश्न का आंसर हमें पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, ठीक है, क्लास 10th का है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं पहले लघुत्तरीय से। पहला सवाल है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी भट्ट। ठीक। सेकंड सवाल है, दूसरा नंबर, ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत के नाम लिखें। ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत के नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम कह सकते हैं हम लोग, कोयला और पेट्रोलियम। 3 नंबर सवाल क्या है? फ्रांस में हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण किससे होता है? ठीक है, तो किससे होता है? वर्षा का जल से होता है, वर्षा का जल द्वारा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जल उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण है? तो आंसर होगा, इसका आंसर, एक मिनट, जल उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण है? तो जल उपलब्धता में गिरावट के जो कारण है वो है जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? सवाल नंबर 5 है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो आंसर है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पुनर्चालन के एक लाभ बताना है। पुनर्चालन का एक लाभ बताना है, कैसे होगा, क्या लाभ है? तो आंसर है रसोई घर के नम कचरों, यहाँ पर नम होना चाहिए, ये न पर पाई जो दिया गया है गलती हो गया। नम कचरों का पुनर्चालन कर कंपोस्ट बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग जैविक खाद के रूप में होता है। उसके बाद 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, आंसर है कोयला तथा पेट्रोलियम ऐसे जीवाश्म ईंधन हैं जिनका निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी के अंदर उनकी मात्रा सीमित है, या एक बार समाप्त हो गए तो निकट भविष्य में उनकी पूर्ति संभव नहीं होगी। अतः इनके संरक्षण के लिए हमें खपत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ठीक है, खपत हमें सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। 8 नंबर सवाल क्या है? 8 नंबर सवाल, ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोत के नाम लिखना है। तो ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोत के नाम क्या है? उसका आंसर लगता है नीचे चला गया है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आंसर है चिपको आंदोलन का यह लक्ष्य था कि वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे तथा वनों का संरक्षण भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए
10 नंबर सवाल, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखें। तो सबको पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसी प्रकार और भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर सवाल, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताना है। कोयला, पेट्रोलियम लिख देंगे। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है। नम होगा यहाँ पे पाई हो गया है। नम कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है, तो कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। उसके बाद 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल कह रहा है जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो वही ड्रिप इरिगेशन तथा बूंद बूंद वाली जो सिंचाई होती है उसी को हम लोग यानी कि कह सकते हैं कि जल जहाँ पे कम होते हैं वहाँ पर उसको सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल कह रहा है भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए किन 2 प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो पहला व्यवस्था है बोरवेल और दूसरी व्यवस्था है डगवेल। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। कमी, पुनर्चालन तथा पुनरुपयोग अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टिक के थैलों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो जूट या कपड़ों से बने थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अति लघुत्तरीय के 17 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब थोड़ा सा लघुत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला सवाल क्या कह रहा है, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था क्या है। ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था क्या है, वैसे क्षेत्र जहां जल पर्याप्त है अर्थात बारिश की कमी होती है वहां फसलों की सिंचाई की समस्या खड़ी हो जाती है। तो समस्या को दूर करने के लिए जल प्रबंधन कर अर्थात बारिश के जल को इकट्ठा कर खेतों में उपयोग कर अर्थात बूंद बूंद करके जल को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि पहला का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जल संचयन क्या है। ठीक है, जल संचयन क्या है, तो धरातलीय तथा भूमिगत जल भंडारों में जल की कमी काफ़ी अधिक की गई है। भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से ज़्यादा होने से तथा उसे अनुपात में उसका पुनः परिपूर्ण नहीं होने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमिगत जल का परिपूर्ण वर्षा जल से होता है। वर्षा जल के अधिक से अधिक उपयोग और संचय कर भूमिगत जल स्तर को बनाए रख सकते हैं। हमें नदियों, तालाबों आदि में पानी का संचयन करना चाहिए छूट गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। संचय यहाँ पर लिख देते हैं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। है इसमें, हम सोचे कि नहीं है, करना चाहिए। इसके संचयन से भूमिगत जल भंडारण अधिक होगा। वर्षा के दिनों में वर्षा जल का अधिक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने में जल संचयन कहलाता है। 3 नंबर सवाल, कूड़े कचरों के पुनर्चालन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कूड़े कचरों के पुनर्चालन का यह अर्थ है कि घोड़े कचरे को गलाकर, यहाँ पर है कचरे को गलाकर, पुनर्चालन का अर्थ है कि कूड़े कचरे को गलाकर, यहाँ पे घोड़े लिखा गया है,
यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, कूड़े, इसको सुधार लीजिएगा। कूड़े कचरे को गलाकर किसी अन्य प्रकार से उनका उपयोग दोबारा किया जाता है, यह पुनर्चालन कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातुओं का पुनर्चालन कर नई वस्तुएं बनाई जाती है तथा रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन कर कंपोस्ट बनाया जाता है, जिसका उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है। चार नंबर सवाल, भारत में भी वाहनों के लिए उत्सर्जन, सवाल है वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है? भारत में भी वाहनों की भारी संख्या और अधिक मात्रा यात्रा वाले महानगरों में इन प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि पाई गई है। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं। इन प्रदूषकों के स्तर को नियंत्रित करने हेतु 1988 में सर्वप्रथम यूरोप में उत्सर्जन संबंधी मानदंड लागू किया गया। सवाल नंबर 5 है, वन तथा वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है?